नमस्कार। कार्यक्रम सप्ताह का साक्षात्कार के साथ मैं प्रतुल जोशी एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो देश विदेश में अपने लोकप्रिय गीतों की वजह से बहुत मशहूर हुए हैं। आइए पहले सुनते हैं ये गीत। भूगोती घुरण लगी म्यारा मैं तकी बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैतकी बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैतकी घुगुती घुरण लगी म्यारा मैं तकी बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैतकी ऋतु ऋतु चैतकी डांडी काठों को यूं गोली गे होलो म्यारा मैं तको बुण मोली गे होलो डांडी काठों को यूं गोली गे होलो म्यारा मैं तको बुण मोली गे होलो चखुला घोलू छोड़ी उड़ना वाला बेटुला मैं तुड़को पेटना वाला घुगुती घुरण लगी हो घुगुती घुरण लगी म्यारा मैं तकी बड़ी बड़ी है गे ऋतु ऋतु चैतकी ऋतु ऋतु चैतकी हम लोग बात कर रहे हैं गढ़वाली लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में। तो आज कार्यक्रम सप्ताह का साक्षात्कार में हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका आकाशवाणी अल्मोड़ा के कार्यक्रम सप्ताह का साक्षात्कार में स्वागत है। और आपके जो गाने हैं वो हमारे जैसे तमाम उन लोगों ने लंबे समय से सुने हैं और बहुत प्रभावित हुए हैं। मुझे याद है कि ये गाना आपका बहुत ही पॉपुलर था, ऊंची नीची डांडियो माँ। तो ये जो आपके बारे में पढ़ने का मुझे मौका मिला तो पता चला कि 1974 से आप गाने लिख रहे हैं और गा रहे हैं। एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि नॉर्मली जो अच्छे गायक होते हैं वो अच्छे राइटर नहीं होते, लेकिन आपके अंदर ये दोनों चीजें एक साथ हैं। आप अच्छे राइटर भी हैं, अच्छे गायक भी हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए जी, ऐसा है कि अच्छा गायक तो मैं नहीं हूँ, हाँ लिख लेता हूँ मैं। और बाकी जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो हमारे घर गांव में जो गाने वाले लोग हैं, गाते हैं, हमारे यहाँ सामूहिक रूप से लोग लोकगीत गाते हैं। वो बसंत पंचमी से लेके और आपके ये बैसाखी तक एक बहुत लंबे समय तक लोग जो हैं गांव में गीत लगाते हैं, औरतें मर्द। और उसके बाद जो हमारे यहाँ औजी लोग हैं, ढोल और दमाऊ में जो हैं वो जागर गाते हैं और तरह तरह की वार्ताएं, पांडवों की वार्ताएं और दूसरी तरह तरह के जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं उनकी कथाएं लगाते हैं। तो उनको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो सुनते 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 वो धुनें भी दिलो दिमाग में बैठी हुई हैं लंबे समय से। और फिर एक जाति और होती है हमारे यहाँ, जैसे कुमाऊं में हुड़किया होते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी जो हैं ये बेड़े बेड़नियाँ बोलते हैं, बादी बदेन बोलते हैं, वो नाचने गाने वाली जातियाँ होती थी पहले। अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो लोग अपना दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। तो उनसे हमें सुनने को मिलता रहा बहुत लंबे समय से, उनको उनकी कला को देखने का, सुनने का मौका मिलता रहा। और फिर बाद में क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं, ये सब दिमाग में था।
तो धीरे धीरे शुरू शुरू में लोकगीत बहुत गाए हमने, आकाशवाणी लखनऊ से, आकाशवाणी नजीबाबाद से, और आपके अल्मोड़ा में भी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, और दिल्ली में भी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग की है मैंने। तो ये सब मैं उस हिसाब से गाता 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 अब मैं खुद ही रचनाएं भी कर लेता हूँ और उसी को गाता रहता हूँ। बहुत लंबा समय से मैंने आकाशवाणी में कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करवाया। जी जी। एक बात है कि आपके जो गानों का जो वैरायटी है, जो वर्सेटिलिटी है, वो ये है कि आप विरह के भी गीत गा रहे हैं, आप महिलाओं के ऊपर लिखकर भी गा रहे हैं, आप आंदोलन के भी गा रहे हैं, आप खासकर सड़कों पे चल रही मोटर गाड़ियों पर भी लिखकर गीत गा रहे हैं। एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही विविध किस्म के आपके शौक हैं, रुचियां हैं। उसको आपने कागज पे उतारा है, उसको आपने कंठ दिया है, स्वर दिया है। तो इससे ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी को आप जो है वो पूरी तरह जीने में यकीन रखते हैं। कुछ इस तरह का है कि एक ऐसा शख्स जो नौकरी में रहते हुए भी व्यवस्था के खिलाफ गीत लिख रहा है, काफी क्रांतिकारी और बहुत ही रोमांटिक। 71 साल की उम्र में आप एक प्रेम गीत लिख रहे हैं, तो ये एक विविध जो अवयव हैं, विविध तत्वों का जो आपका जो कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए मतलब कहीं आपने कभी आत्मावलोकन किया हो, कभी आपने सोचा हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कुछ इस तरह की कोई चीज है ऐसा? जी, वो समाज में जो कुछ मैं देखता हूँ और सुनता हूँ तो उनको समझने की कोशिश करता हूँ, और फिर जैसे पर्यावरणविद हैं उनसे भी प्रेरित होता हूँ, तो जो ये जनगीतकार हैं उनसे भी प्रेरित होता हूँ, उनसे भी प्रेरणा मिलती है। तो ये लगातार इसमें फिर मैं अपना योगदान भी उसमें देने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी इसमें इन विषयों पे कुछ लिखूं, कुछ करूं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने नौकरी में रहते हुए भी कुछ व्यवस्था के विरोध के गीत लिखे हैं, और उसके लिए मुझे 1-2 बार वो चेतावनी भी मिली है, लेकिन जो मुझे जरूरी लगा वो मैंने किया है। और जब गले गले आ गया तो फिर मैंने नौकरी भी छोड़ दी मैंने, और उसके बाद फिर मैं इसी काम में लग गया। मेरे ख्याल से आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में थे। जी हाँ, मैं सूचना अधिकारी था पौड़ी में, और 2005 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, वॉलंटरी। जी 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 जी, क्योंकि नौकरी आपके लिए एक बाधा के तौर पे उपस्थित हो रही थी। हाँ जी हाँ, आप तो जानते हैं कुछ हमारे सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं। जी जी। तो उसके अंतर्गत फिर मुझे लगा कि नौकरी में रह के मैं ऐसे इस किस्म के जनगीत नहीं लिख पाऊंगा, लोगों की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा गीतों के माध्यम से, तो फिर मैंने अलविदा कह के फिर मैं इसी काम पे लग गया। जी। सन 74 में जब आपने पहला गीत लिखा था नेगी जी, तो उस समय आपके दिमाग में एक बात ये भी थी कि गढ़वाली जबान में उतने गीत नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लोग हिंदी गीतों की तरफ ज्यादा उन्मुख हैं। तो एक आपके अंदर एक जो एक क्षेत्रीय चेतना थी, अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी जबान से, अपनी बोली से प्यार, और उसको आगे बढ़ाने की ललक। जी। तो क्या आपने मतलब उस समय ऐसा आपको क्या लगा कि गढ़वाली बोली में काम होना चाहिए, और ज्यादा काम होना चाहिए, थोड़ा कम काम हुआ है? जी जी जी, असल में मैंने ये काम बहुत बाद में शुरू किया है लिखने का, लोकगीत लिखने का, गाने का काम मैंने बाद में शुरू किया। पहले मैं तबला बजाता था शुरू में जी। उसके बाद मुझे लगा कि पहाड़ में रह के तबले का भविष्य कुछ है नहीं, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे किसी उस्ताद की शरण में जाना पड़ता है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं घर छोड़ के कहीं जा सकूं, तो मैं घर में ही फिर मैंने अपना दिशा परिवर्तन कर दिया। उस जमाने में आज से लगभग 45-46 साल पहले मुझे लगा कि ये वैक्यूम है, इसमें कुछ रिक्तता है लोक गीतों में। हमारे जो पारंपरिक लोकगीत हैं वो लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन वो आज के समाज के गीत नहीं हो पा रहे थे। लोग आज क्या महसूस कर रहे हैं, आज की क्या परिस्थितियां हैं, आज क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस पर गीत नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज के वर्तमान पे, आम आदमी पे
गीत लिखे जाएं आम आदमी की तकलीफों पे, यहाँ की महिलाओं की तकलीफों पे, पहाड़ में किस तरह से जीवन जी रहे हैं, इस पर गीत लिखे जाएं। और मैंने वही प्रयोग किए और वही प्रयोग करते हुए लोगों को, लखनऊ में उस समय आकाशवाणी, तो वहाँ पे केशव दास अनुरागी जी थे, पैक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आपके, जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं तुम रेडियो से गाओ। और 76 में मैं आपके केंद्र का मैं से जुड़ गया और वहाँ से मैं गीत गाने लग गया और फिर लगातार गीतों की रचनाएं भी होती चली गई और ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता चला गया। जी, ये जो रेडियो से जुड़ने से भी आपको काफी लोकप्रियता उस दौर में मिली होगी निश्चित रूप से, लेकिन बाद के दौर में आपके जो वीडियो आए हैं जी, उन वीडियो ने आपको काफी पॉपुलर किया। मुझे लगता है कि आज श्रव्य माध्यम के मुकाबले जो दृश्य माध्यम है वो ज्यादा प्रभावी है। ये जो शिफ्टिंग आपकी हुई श्रव्य माध्यम से ऑडियो से वीडियो की तरफ, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? क्योंकि आप जिस दौर में आपने शुरू किया था तो वहां पर वीडियो जो है वो उस तरह पॉपुलर नहीं था और एक बड़ी एज में आके आपके वीडियो आने शुरू हुए जी। तो कैसा एक्सपीरियंस आपको लगा कि मतलब वो वीडियो शूट करवाते समय, और होली का आपका एक मैं वीडियो देख रहा था और भी बहुत सारे आपके वीडियो हैं। जी जी जी, इसके बारे में कुछ हमने जी। जोशी जी, ऐसा था कि हम लोग आकाशवाणी से लगातार गा रहे थे निरंतर। उसके बाद शायद 78 में आकाशवाणी नजीबाबाद भी खुल गया था, वहां से भी हमने बहुत सारे गीत गाए उस समय। और उसके बाद फिर ये कैसेट्स का युग आ गया, कैसेट का फॉर्मेट आ गया और कैसेट आने के बाद फिर हम उधर व्यस्त हो गए कैसेट में, क्योंकि उधर थोड़ा बहुत पैसा भी कलाकारों को मिलने लग गया था। आकाशवाणी का तो बहुत, आप तो जानते हैं, वहाँ की फीस तो बहुत ही ना के बराबर होती है। जी। तो उसके बाद फिर जब ये कैसेट का समय आया तो फिर हमने कैसेट में गाने शुरू किए और उससे थोड़ा लोकप्रियता और बढ़ गई और लोगों को घर घर में मिलने लग गया। और चूंकि आकाशवाणी का जो प्रसारण है वो उस समय बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता था, पहाड़ों में बादल वगैरह की वजह से, मौसम की वजह से बहुत क्लियर नहीं आता था, लेकिन कैसेट जो है लोगों को बहुत क्लियर में आवाज आने लग गई, गीत सुनने को लोगों को मिलने लग गए। तो फिर वो कैसेट बहुत पॉपुलर होने लग गए और उससे फिर मैं जो गीत लिखता था आम आदमी के लिए, तो हमारे पहाड़ों में जो लोग रह रहे थे उनके जीवनचर्या पे मैं गीत लिखा करता था। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उसी से प्रोत्साहित होके मैं फिर लगातार इसमें लिखता चला गया, प्रेरित हो गए। लोगों का जो प्यार इसने बहुत मिला, काफी लोगों ने इसको मुझे सपोर्ट भी किया। तो बस ऐसे ही चलते चलते उसके बाद फिर वीडियो का जमाना आ गया और वीडियो के जमाने में, यद्यपि वीडियो में मुझे दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो केवल प्लेबैक सिंगर बतौर जो है गीत लिखता और गाता था। लेकिन जब ये वीडियो का टाइम आया तो फिर सारा माहौल ही वीडियो में हो गया। मैंने भी बहुत बाद में फिर वीडियो मैंने भी शुरू किया और एक ग्रुप बना के हम लोग फिर वीडियो भी बनाने लगे। जी, और काफी अच्छा आपको रिस्पांस मिला वीडियो का भी? जी, वीडियो का मिला और वीडियो का भी अब फॉर्मेट खत्म हो गया। उसके बाद ये आया आपका यूट्यूब, सोशल मीडिया का। ये यूट्यूब और फेसबुक का जमाना आ गया है, तो अब मैं कभी कभी फेसबुक में अपने गीत डाल देता हूँ। जो आपने होली का गीत सुना वो इसी में यूट्यूब में ही डाला था मैंने अभी। जी जी, यानी टेक्नोलॉजी के साथ आपका कोई किसी तरह का दुराव नहीं रहा, आपने टेक्नोलॉजी को बड़े आसानी से हर दौर में अपनाया। जी जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। टेक्नोलॉजी तो किसी को कोई आपत्ति हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपत्ति होगी भी तो टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती चली जाएगी और हर समय हमको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी साधन संसाधन उपलब्ध हों, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसमें कोई दुराव या टेक्नोलॉजी के किसी फॉर्मेट से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको जो ये सूचना विभाग है, जो पहले तो वो उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में ही आप कार्य करते रहे? जी हाँ, जी हाँ, उत्तराखंड बन गया, बाद में वो उत्तराखंड बन गया।
तो उस सूचना विभाग में भी जो टोलियां होती हैं वहां पर रिक्रूटमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, और उनके लिए बहुत सारे वो लोग जा जाके गांव में विकास के गीत गाते हैं या इस तरह के और भी प्रोग्राम करते हैं, नाटक करते हैं। तो आपको तो एक मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका कलाकारों से भी था और खुद भी आप इतने बड़े कलाकार हैं, तो आपकी जो नौकरी थी उसमें अगर शौक पेशा हो जाए, है ना, तो उससे फिर सोने में सुहागा रहता है। वो एक्सपीरियंस कैसा था नौकरी का? जिन पार्टीज की आप सांस्कृतिक दलों की आप बात कर रहे हैं, मैंने सरकारी उसमें नहीं किए कभी कार्यक्रम, और नौकरी में मैं बहुत कम कार्यक्रम करता था। कभी संडे उंडे को लोकल में ही कोई कार्यक्रम के लिए कहता था, तो वो जहाँ छुट्टी का समय हो उसी समय करता था। आप जानते हैं सूचना अधिकारी की नौकरी बहुत बिजी होता है, वो मंत्रियों के आना जाना होता रहता है। पौड़ी में कमिश्नर की भी मीटिंगें बहुत होती थी, उनके टूर भी होते थे, साथ में जाना पड़ता था। फिर डीएम के भी बहुत टूर होते थे, वो मीटिंगें होती थी, तो उसमें नौकरी में तो समय नहीं मिलता था। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद मैंने बहुत कार्यक्रम भी किए हैं, और लोगों ने प्राइवेट कार्यक्रम भी मेरे बहुत रखे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी अच्छा जी, ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से भी काफी जो है अपने को प्रसिद्ध करते हैं, ऐसे भी उदाहरण है। और जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नौकरी को अलग रखा और अपने इस काम को अलग रखा, क्योंकि मेरे तो बहुत डिपार्टमेंट, बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि मैं वही गायक हूँ जो यहाँ नौकरी भी कर रहा हूँ, वही गाता हूँ। बाद में फिर थोड़ा एक आध वैसे गीत जब मैंने लिखे तो फिर चर्चा में आए। फिर ये गांव के लोग तो मुझे जानते थे, क्योंकि ज्यादातर गांव के लोगों की ही बातें मैं लिखता था। तो बाद में फिर इधर जब मैंने कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक गीत लिखने शुरू किए, तो फिर जब लोगों को ये भी पता लगा कि ये वही आदमी है। लेकिन तब तक मैं नौकरी से बाहर हो चुका था। वो काम भी मैंने किए और उसका भी स्वाद मैंने चखा, खट्टा मीठा जो भी आप कहें, जो भी आप कह रहे हैं। जी हाँ जी, इस तरह से चलता रहा। लेकिन मैं अभी भी जो चीज मुझे लगता है लोगों के हित में, जनहित में नहीं है, उसमें मैं टिप्पणियां जरूर करता रहता हूँ, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, कविताओं के माध्यम से हो, या वार्ताओं के माध्यम। नेगी जी, आपने गढ़वाली के अलावा जौनसारी में भी गाने गाए हैं, इसके अलावा कुमाऊनी में भी गाए हैं, तो जी लेकिन वो जोशी जी, ऐसा मैं फिर जौनसार के लोगों ने कहा कि वही गीत देते थे मुझे जौनसारी की, आप ये गीत हमारे लिए भी गाइए, तो मैं गा देता था। और फिर कुछ कुमाऊं के एक दो प्रोड्यूसर भी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे लिए भी कुमाऊनी। भाई मैंने कहा थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ होगी तो माफ करना, लेकिन मैं गाऊंगा जरूर। और फिर मैंने कुमाऊनी गीत भी गाए हैं। और जो हमारे गिरदा थे, अब नहीं रहे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, उनका भी मैंने एक गीत, जो उनके गीत लिखते ही वो इस किस्म के गीत थे, जनगीत ही लिखते थे वो, और वही उनको पसंद भी था गिरदा को, तो उनका भी मैंने गीत एक उस आंदोलन के गीतों में, कुमाऊनी गीतों में गाया मैंने कुमाऊनी उसमें। तो ये मैं प्रयास लगातार करता रहता था उस समय। अब वो गिरदा तो रहे नहीं हैं, वो तो हमारे बीच से निकल गए, चले गए। तो अब मैं थोड़ा स्पीड कम हो गई है, लेकिन मैं लगातार लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं लिखूं, और लोग मुझे सुनते भी हैं। तो फिर मैं किसी तरह से धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मैं इस लाइन में अभी तक हूँ। अब तो खैर नए बच्चे बहुत आ गए हैं, बहुत अच्छे आ गए हैं, और लेकिन उनके बीच में मैं अपना स्टाइल की, अपनी शैली का एक आध गीत जरूर डाल देता हूँ। और अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो यूट्यूब में कई किस्म की चीजें सुनने को मिल जाती हैं, तो एक हमारी भी बात लोगों तक पहुंच जाते हैं बीच में। और जब मैं देखता हूं कि व्यूअर्स देखता हूं, तो बहुत सारे लोग हैं और युवा भी हैं जो मेरी शैली के गीत पसंद करते हैं। जी, निश्चित रूप से आपके गीत बहुत ही मोहक हैं, और एक बार जो सुन लेता है तो उसे लंबे वक्त तक याद रहता है, चाहे उसको गढ़वाली जबान का ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन उसमें जो जीवन से जुड़ाव है, जो अपनी मिट्टी से जुड़ाव है, जो प्रकृति से जुड़ाव है, वो अद्भुत है।
और जी। जैसा मैंने कहा, मैं चाह रहा था कि अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई प्यारा सा गीत गुनगुना दें। बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन साथ ही हमारे श्रोताओं तक भी आपकी जो मधुर वाणी है वो पहुंचती थी। जी जोश जी, असल में ये बहुत पुराना गीत है। ये लगभग 83-84 का गीत है जी जब जी मैंने ये जी। उसमें गाया था। और उस समय मोटरें बहुत कम होती थी। अच्छा। और हाँ जी, और पब्लिक की भीड़ होती थी बहुत ज्यादा। तो उसमें जो स्थितियां सवारियों की उस मोटर के अंदर होती थी, उसका मैंने चित्रण किया है और भोगा भी है उसको। तो बसें जो हैं वो रूट पे कम बसें चलती थी और उसी में सब लोगों को जाना होता था। तो उस पर एक गीत लिखा था मैंने, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं सुना देता हूँ। जरूर। ऊंचा निसा डांडो मा टेढ़ा मेढ़ा बाटो मा, ऊंचा निसा डांडो मा टेढ़ा मेढ़ा बाटो मा, थरारा पुआ पुआ चली बे मोटर चली, थरारा पुआ पुआ चली बे मोटर चली। कैलेंडर भेजी हे कैलेंडर भेजी, एक खुटू भूये रह गे जरा हाथ खेची, छरारा छा छा खतेनी गुड़ चना भेली, थरारा पुआ पुआ चली बे मोटर चली। जय हिंद सिपे दादा श्यामान्या सिपे दादा, जय हिंद सिपे दादा श्यामान्या सिपे दादा, चिते ग्यूमी बगसा तेरू गरु किलेच जादा, जरा जरा हाँ हाँ दिदरे मैं थे न भूली, थरारा पुआ पुआ चली बे मोटर चली, चली बे मोटर चली। क्या बात है नरेंद्र जी, आपके बोलने से जो है सब लोगों के सामने वाकई मोटर चलने लगती है। बहुत ही अद्भुत, एकदम चित्रात्मक जो है वर्णन है। मैं ये पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि आप न सिर्फ एक अच्छे गायक हैं, एक अच्छे कवि हैं, बल्कि एक अच्छे संगीत संयोजक भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं। और आपके म्यूजिक कंपोजर के तत्वावधान में हिंदुस्तान के, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े गायकों ने भी गढ़वाली में गीत गाए हैं, जिसमें उदित नारायण, आशा भोसले, लता मंगेशकर। ये क्या स्टोरी है, थोड़ा सा इसका खुलासा अगर आप करेंगे। जी, असल में ये फिल्मों के लिए गीत गवाए हमने। लता जी, आशा जी से तो नहीं गवाए हमने। हाँ, लता ने गाए हैं एक गढ़वाली गाना, लेकिन वो किसी और की कंपोजिशन थी, वो मेरी नहीं थी। और ये इसमें अनुराधा पोडवाल से मैंने गवाया है, उदित नारायण जी से गवाया है और सुरेश वाडकर जी से गवाया है। इस तरह फिल्म के बहुत सारे लोगों से हमने गाने गवाए हैं, क्योंकि कुछ प्रोड्यूसरों की भी इच्छा थी कि कुछ गढ़वाली गीत कुछ इन जो हिंदी फिल्मों के गायक हैं इनसे भी गवाया जाए। तो फिर इनसे भी हमने इनको गाना सिखाया और उसके बाद इनसे भी गाने गवाए हम लोगों ने। तो मैं लगभग 13 गढ़वाली फिल्में तो अब तक उसका गीत संगीत और कर चुका हूँ और गा चुका हूँ। उसमें फिल्में कुमाऊं में बहुत कम बन रही हैं, जबकि गढ़वाल में बहुत फिल्में बनी हैं। लगभग 13 में तो मैंने ही म्यूजिक कंपोज किए, गाने कंपोज किए हैं उसके और गाए भी हैं। लेकिन कुमाऊं में बहुत कम फिल्में बनी हैं। वहाँ पे शायद निर्माता नहीं है या उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गढ़वाल में ज्यादा बनी हैं फिल्में। ये बहुत अच्छी बात है कि फिल्म निर्माण जो है गढ़वाल में काफी हाँ, यहाँ ज्यादा हुआ है, यहाँ ज्यादा हुआ। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सप्ताह का साक्षात्कार, जिसे आकाशवाणी अल्मोड़ा से हम प्रसारित कर रहे हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, जाने माने लोक गायक, जो कि एक लंबे समय तक पौड़ी में रहे और आजकल पौड़ी के साथ देहरादून में भी रहते हैं। ये जो इतना आपने आंचलिक गीतों को स्वर दिया और फिल्में तक है, लेकिन एक सवाल बहुत ही ज्वलंत है और हमेशा कई मंचों से उठाया जाता है कि हमारी जो बोलियां हैं
वो चाहे जी। गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे वो जौनसारी हो, और भी जो झारखंड की बोलियां हो या हाँ जी। छत्तीसगढ़ की हो, तो इनके भविष्य को लेकर भी चिंता जताई जाती है। तो आपको कैसा लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल, आप जोशी जी आप सही बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक लड़ाई भी हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं इन भाषाओं के लिए। हम तो बोली मानते नहीं हैं, हम तो भाषाएं मानते हैं जिसमें हमारे बात कही जा रही है और लोग उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो भाषा है, हमारा ये मानना है। लेकिन कुछ लोगों ने डेफिनेशन उसकी दूसरी बनाई है कि जिसका व्याकरण नहीं है वो भाषा नहीं है, या जिसकी लिपि नहीं है वो भाषा नहीं है। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन हमारी जो साहित्य एकेडमी ने जो भाषा का जो कैटेगरी बनाई है, भाषा की जो लिस्ट बनाई है, उसमें 24 भाषाएं हैं और 24 भाषाओं में से 22 भाषाएं इस देश की हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हो गई हैं जी। तो हमारा ये आंदोलन है कि हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी को भी राष्ट्रीय भाषा में जोड़ा जाए। संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको भी रखा जाए, क्योंकि इनके बोलने वाले 40-45 लाख गढ़वाल में और इतने ही कुमाऊं में भी हैं इनको बोलने वाले, समझने वाले। जबकि बहुत छोटी छोटी भाषाएं 2-2, 3-3 लाख लोग जो बोल रहे हैं, कोंकणी वगैरह, ये सब सूची में आ चुके हैं। और हमारी जो इतने बड़ी पॉपुलेशन जिसको बोल रही है, उन भाषाओं के बारे में नहीं सोचा गया है। तो ये जहाँ तक लिपि की बात है, तो देवनागरी लिपि में ही कम से कम जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें से 8 भाषाएं तो सिर्फ देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही हैं। उनकी लिपि वही देवनागरी लिपि है। तो ये नेपाली भाषा भी हमारी राष्ट्रीय भाषा में शामिल कर ली गई है और वो उसकी भी देवनागरी लिपि है। और ऐसे ही 7-8 भाषाएं हैं जी। हाँ, तो आप लोगों की ये मांग है कि इनको भाषा का दर्जा ये लगातार है। और इसमें साहित्य अकेडमी के 1-2 दिन का एक सेमिनार हुआ था पौड़ी में भाषा पे। काफी साल पहले की बात है, ये शायद 7-8 साल हो गए हैं। तो वहाँ पर हमने इस बात को उठाया था बहुत जोर शोर से। उसके बाद तो फिर 2 गढ़वाली लेखकों को भी साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला है और उसमें से एक जूरी मैं भी रहा, जूरी का सदस्य मैं भी रहा हूँ। उसमें साहित्य अकेडमी ने मुझे भी उसके लिए जूरी का सदस्य बनाया था। और 2 कुमाऊनी लेखकों को भी पहली बार साहित्य अकेडमी का पुरस्कार इन 2 भाषाओं के लिए दिया गया। 2 कुमाऊनी लेखकों को और 2 गढ़वाली लेखकों को। जी जी, ये बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, आप तो जानते ही हैं साहित्य अकेडमी। वो पुरस्कार इनको मिला है। तो अब ये लगता है सरकार भी लोक भाषाओं के लिए काफी सजग सचेत है और लोक भाषाओं के दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस बार जो है हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो एक लोक गायक को दिया गया, असम के भूपेन हजारिका को। भारत रत्न जो पुरस्कार है इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो वो एक लोक गायक को दिया गया, जो असम के लोक गायक भूपेन हजारिका। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि वो भी आपकी तरह एक गायक के साथ एक लेखक भी थे ना? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लिखते थे बहुत। उनके बाद में तो गुलजार ने उनके गीतों का अनुवाद हिंदी में किया तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए पूरे देश में। फिर भूपेन हजारिका पॉपुलर हो गए थे। नरेंद्र जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पिछले वर्षों में हमारे समाज का ढांचा काफी बदला है, टेक्नोलॉजी हावी हुई है, साथ में इस टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को बहुत आत्म केंद्रित किया है और जो लोक की शर्त है वो है सामुदायिकता, है ना? कि जहाँ सामुदायिकता होगी वहां पर ये जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, वो विकसित होगा। तो इस संकट को आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, ये संकट की वजह एक ये भी है कि हम अपने लोक से बिखर गए हैं। मेरा ऐसा मानना है, हम बिखर गए हैं। हमारा लोक पहले जमाने में एकजुट था, एक स्थान पे था, एक गांव में था, एक क्षेत्र में था, एक पट्टी के अंदर से था। लेकिन आज पलायन की वजह से हमारा समाज बिखर गया है। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। गाँव में बहुत कम लोग रह गए हैं और
जो भी सक्षम हो रहा है वो मैदान की तरफ निकल आ रहा है। और उसकी वजह मुझे तो एकमात्र वजह उसके ये सरकारों का ही लगता है। वो सुविधाएं जो हमें मैदानों में मिल रही हैं, अगर वो पहाड़ों में मिल जाती तो लोग घर छोड़ना तो कोई नहीं चाहता। रोजगार की समस्याएं हैं, मेडिकल की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं। गांव में इंटीरियर में जाइए आप, आज भी लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल आज चलना पड़ रहा है। तो जिस दिन वो आदमी सक्षम होगा, जिस दिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो निश्चित रूप से वो भी नीचे उतर आएगा। तो यही स्थिति है। इसी की वजह से भाषा हमारी क्यों मात खा रही है? इसीलिए खा रही है कि बोलने वाले लोग अलग अलग जगह निकल गए हैं, बोलने वाले कम लोग रह गए हैं, समझने वाले कम लोग रह गए हैं। हमारे बच्चे और लोगों जो पलायन कर चुके हैं, उनके बच्चे महाराष्ट्र में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई दिल्ली में है तो कोई दक्षिण भारत में है, तो कोई कलकत्ता है, तो कोई उत्तर पूर्व में है, कोई कहीं चले गए। तो उन बच्चों को जब वो वातावरण मिल नहीं रहा है तो निश्चित रूप से वो अपनी भाषा से तो धीरे धीरे कट गए हैं। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी सामूहिकता की बात आपने की है। सामूहिकता के बिना लोक कहाँ होगा? कोई ये सोलो परफॉर्मेंस नहीं होती लोक में। लोक में ज्यादातर सामूहिकता ही है, लेकिन वो समूह है कहाँ? और सबसे बड़ी समस्या तो इस कोरोना काल में आ गई पिछले 2 साल से, कि समूह में तो लोग कलाकार कुछ कर ही नहीं पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो सबसे ज्यादा संकट में आज जो है वो लोक कलाकार है। क्योंकि कला का प्रदर्शन, हमारे प्रोग्राम कार्यक्रमों का प्रदर्शन का मतलब भीड़, और भीड़ सरकार इकट्ठा नहीं होने देगी। तो इसलिए ये तो धीरे धीरे करके कलाकारों की तो बहुत दुर्दशा जो है इसमें हो रही है, और बहुत सारे कलाकार बहुत परेशान हैं। लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा रोजगार की तरफ लपक रहे हैं, बाल बच्चे पालने हैं। ये असल में बहुत लंबा खिंच गया है कोरोना काल, और लंबे खींचने की वजह से लोगों को आर्थिक संकट आ गया है कलाकारों के लिए, जिनकी आजीविका ही संगीत है, लोक संगीत है, गाना है, बजाना है। तो वो सब जो हैं बड़ी संकट में हैं। और शादी ब्याह भी लोग टालते चले जा रहे हैं। तो जो हमारे पारंपरिक कलाकार हैं, जो अपने ये ढोल, दमाऊ, मसक, बीन वगैरह ये सब बजाने वाले हैं, शादियों में जो भाग लेते हैं, शादियों में जो बजाते हैं, वो भी संकट में हैं। और जो हमारे शहरों में कलाकार हैं, हमारी इन लोग भाषाओं के गीत गाते हैं, बजाने वाले, ये भी संकट में हैं, आर्थिक संकट में हैं। तो ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि सामूहिकता तो अब निश्चित रूप खत्म हो गई है। और अब जो YouTube का जमाना आया है तो सिंगल गीत जो हैं, सोलो गीत जो हैं, ये इसमें गाए जा रहे हैं। लोग अपना अकेला वो कर रहे हैं, समूह इसमें है नहीं। क्योंकि उनको ढूंढना, उनको लेके आना, उनको इकट्ठा करना, वो भी एक बड़ी समस्या है। और आज कोरोना काल में तो लोग बिल्कुल सेल्फ सेंटर हो गया, आपने जो कहा है। जी, तो ये एक दौर चल रहा है, और जब तक ये दौर खत्म नहीं होगा तब तक ये संकट लगातार बरकरार। बिल्कुल 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 जी। मेरा सवाल आपसे अब आखिरी ये है कि 71 वर्ष की उम्र में अभी आपने इस साल के शुरू में एक प्रेम गीत लिखा नौजवानों के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। कम से कम 13 लाख लोगों ने उसको देखा, उस वीडियो को। जी जी। तो आपकी जो जीवन साथी हैं, मतलब उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं, वो तो मुझे लगता है काफी रोमांटिक है इस उम्र में भी। मेरे 71 पूरे हो गए हैं, 72 चल रहा है मेरा। जी जी जी। और अब इसमें रोमांटिक की बात नहीं है, इसमें अनुभव की बात है। अच्छा। मैं जो कहता हूँ कि जो सच्चे प्रेम गीत हैं, ये आदमी 60 साल के बाद ही लिख पाता है जी। और उससे पहले नौजवानी में या बचपने में या युवावस्था में तो गाते तो हैं लोग, लेकिन वो हल्कापन होता है उनमें। तो उस प्रेम गीतों में जो गंभीरता आती है वो 60 साल के बाद आती है, जब आदमी प्रेम करने लायक भले न रहे, लेकिन लिखने लायक तो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अनुभव ऐसे हो जाते हैं, चीजों को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये जो है ये उम्र पकने के बाद ही समझ में आती है बात को। तो मेरा ये कहना है कि जीवन के जो अनुभव हैं
वो सारे जो हैं उन गीतों में अगर जाएं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये गीत जो है मन को छूने वाला गीत है। और मैंने ज्यादातर गीत जो हैं वो 60 साल की बाद ही ज्यादातर प्रेम गीत लिखे हैं और अभी भी लिखता रहता हूँ गाए बगाए। नहीं तो मेरा जो सवाल था, मूल सवाल मैं वही जानना चाह रहा था, चाहे ये बहुत ही निजी प्रश्न है, थोड़ा सा खुलासा अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मतलब जो पारिवारिक स्थिति है उसमें भी प्रेम संबंध उसी तरह से मजबूत हैं जैसे आज से 25 साल 30 साल पहले थे। जी जी, वो हमारे संबंध प्रेम संबंध तो मरते मरते दम तक रहेंगे और रहने भी चाहिए। हमारी धर्मपत्नी है, हमें बहुत उसका बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस काम में जो जनसंपर्क बहुत जबरदस्त चाहिए होता है। लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, मतलब ये है कि दसियों लोग सुन के समझ लोग बता देते हैं यहाँ पे नेगी जी रहते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बाहर नाम पढ़ के ही आ जाते हैं, उनको बिठाना, उनको चाय पानी पिलाना, ये सब कुछ तो ये धर्मपत्नी हमारी करती है। और वो समझती है कि मैं जिस लाइन में हूँ उस लाइन में से क्या करना है, कैसे सहयोग करना है, ये उस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। चलिए, बहुत धन्यवाद नेगी जी। धन्यवाद। शख्सियत से बात करना और आपके अनुभव को सुनना वाकई बहुत ही प्रेरणास्पद है और हमें उम्मीद है कि आपका जो ये अभी प्रेम गीत आप लिख रहे हैं और लगातार लिखते रहेंगे और भी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जो अनुभवों की चीजें हैं वो और जनता के सामने आएंगी और ज्यादा हमारे जो समाज का, भारतीय समाज के जो लोग हैं वो आपसे अनुप्राणित होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।